यू नो केमिस्ट्री में हम क्या पढ़ रहे हैं जनाब साहब? केमिस्ट्री में हम पढ़ रहे हैं क्या? व्हाट इज केमिस्ट्री? इज द स्टडी ऑफ मैटर। क्या जनाब? द स्टडी ऑफ मैटर। हाँ, मैटर के हमने 3 चैप्टर्स खोले हुए हैं। पहला क्या? मैटर इज कंपोज्ड ऑफ पार्टिकल्स, लाइक पार्टिकल्स ऑफ मैटर। फिर क्या? फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर। फिर क्या? केमिकल फॉर्म्स ऑफ मैटर। तो आई बिलीव कि मैं क्या चल रहा हूं, आप जिस भी पेज पर हैं वहां से अगले पेज पे चले जाएं, अगले पेज के हेडर पे जाएं, जिधर भी मौजूद हैं प्लीज अगले पेज पे जाएं और वहां लिखें केमिस्ट्री। केमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ मैटर। और मैटर में द फर्स्ट चैप्टर वाज पार्टिकल्स ऑफ मैटर या पार्टिकल्स इन मैटर। फिर नेक्स्ट चैप्टर वाज फिजिकल states of matter, and the third chapter is chemical forms of matter. लो भाई सुनिए गौर से जरा, क्या बात चल रही है बच्चों? आपके सामने मैटर के 3 दरवाजे खुले हुए हैं। कौन से? कि मैटर के अंदर की क्या समझाएं जी? मैटर के क्या? मैटर इज कंपोज्ड ऑफ क्या? पार्टिकल्स, या पार्टिकल्स इन द मैटर कौन कौन से हैं? बताएं प्लीज। व्हाट आर द पार्टिकल्स इन द मैटर? एटम्स, आयंस एंड क्या? एंड मॉलिक्यूल्स। क्या हमने पढ़ नहीं लिया? हमने एटम्स और आयंस और मॉलिक्यूल्स की सारी साइंस डेवलप कर ली हुई है, ठीक है। फिर फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर में व्हाट आर द फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर? सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। जी तो भाई क्या हमने ये वाला चैप्टर भी नहीं पढ़ लिया कि सॉलिड्स क्या होते हैं, लिक्विड्स क्या होते हैं, गैसेस क्या होती हैं, उनकी फिजिक्स क्या है, उनकी केमिस्ट्री क्या है, वो सारा पढ़ लिया। फिर जो केमिकल फॉर्म्स ऑफ मैटर है उसमें क्या क्या होता है? एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड क्या? एंड मिक्सचर्स। चलो जी, इसमें से हमने क्या मुकम्मल कर लिया है? आई थिंक एलिमेंट्स की बात जो है वो मुकम्मल हो गई है, बिकॉज एलिमेंट्स की कितनी फर्दर टाइप्स थी जो आपने पढ़ ली है। एलिमेंट कितनी किस्मों के थे जी? 3। कौन कौन से? मेटल्स, नॉन मेटल्स और नोबल गैसेस। नोबल गैसेस की तो सबसे आसान बात थी, क्या? वो इंडिपेंडेंट एटम्स थे। नॉन मेटल्स की क्या साइंस थी? उसके मॉलिक्यूल्स की साइंस थी, या सिंपल मॉलिक्यूल्स या मैक्रो वाला से एक था वो कार्बन वाला डायमंड ग्रेफाइट। फिर मेटल्स की क्या साइंस थी? क्रिस्टल लैटिस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयंस इन अ सी ऑफ डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। आई थिंक मैंने मेटल्स की बातें भी पूरी कर दी हैं। मेटल्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज थी, मुझे बताएंगे? आपने आखिरी पेज पे शायद मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखी होंगी। चेक करें क्या क्या लिखी हुई है, दिखाओ जी कॉपी। हमने पहले लिखा जी मेटल्स के साथ क्या कि उनकी स्टेट क्या है। मेटल्स आर क्या? दे आर ऑल सॉलिड्स एक्सेप्ट फॉर मर्करी, ठीक है जी। फिर हमने और क्या लिखा हुआ है? हमने वहां पे जी गुड कंडक्टर्स का जिक्र किया हुआ है। दे आर ऑल क्या? क्यों? गुड कंडक्टर्स में तो पूरा हमने वो इलेक्ट्रिकल करंट वाला चैप्टर ही वहां निकाल दिया था। फिर हमने वहां पे हाई मेल्टिंग पॉइंट का जिक्र किया हुआ है, समथिंग लाइक डक्टाइल एंड मेलिएबल का जिक्र किया हुआ है। मुझे उम्मीद है इसमें किसी को परेशानी नहीं होगी। एक काम करेंगे, उस पेज पे मैंने 2 चीजें और लिखवानी है। किस पेज पे? हाँ, जहां पे आपने डक्टाइल और मेलिएबल लिखा हुआ है ना, वहां 2 लाइनें लिखवानी है और जस्ट 2 मोर लाइन्स। उस टॉपिक की हेडिंग क्या थी वैसे? मेटल्स की क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज या फर्दर प्रॉपर्टीज। एक होगी कौन सी स्टेट? सॉलिड स्टेट। फिर एक होगी थी क्या? कंडक्टिविटी। फिर एक हो गया था क्या? मेल्टिंग पॉइंट। फिर क्या हो गया था? डक्टाइल एंड मेलिएबल। 2 लफ्ज बल्कि 3 लफ्ज और हैं। क्या जनाब? 3 लफ्ज मैंने आपको और पढ़ाने हैं।
वो एक लफ्ज पढ़ाना है सोनोरस, एक लफ्ज पढ़ाना है इलस्ट्रस और एक लफ्ज पढ़ाना है इनसॉल्युबल। क्या मेटल्स के साथ 3 लफ्ज और लिखने जनाब। क्या लिखना है जनाब साहब? 3 वर्ड्स और लिखने हैं। इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, मैं क्या बात कर रहा हूं आपसे, आपके एलिमेंट्स में जो मेटल्स वाला खाता था, वैसे आपको मालूम है कि एलिमेंट्स की किस्में कितनी थी? 3। मैं अगले पेज पे नहीं जा रहा बच्चों, अभी अगले पेज पे मत जाइएगा। पिछले पेज पर ही जो मेटल्स की आप प्रॉपर्टीज लिख रहे थे, उन प्रॉपर्टीज में बस मैं 2 वर्ड्स और लिखवाना चाहता हूं। कौन कौन से? सोनोरस, इलस्ट्रस और इनसॉल्युबल। हेलो जी, व्हाट इज मेंट बाय सोनोरस? बताएं जनाब साहब। हाँ, जब भी मेटल्स की एक प्रॉपर्टी है कि जब आप 2 मेटल्स को आपस में स्ट्राइक करते हैं, क्या होता है? एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होती है। सोनोरस का मतलब क्या है? ये जो घंटी बजती है, टन की जो आवाज है, जब भी 2 मेटल्स को आपस में आप हिट करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, क्या होगा? अ रिंगिंग साउंड इज प्रोड्यूस्ड व्हेनेवर अ मेटल इज स्ट्रक बाय अनदर मेटल। ठीक है, नॉट इवन जस्ट अ मेटल, किसी और चीज से भी उसको मारेंगे तो क्या होगा? या कोई मेटल गिराएंगे, जब भी वो किसी को हिट करेगा या टक्कर मारेगा तो क्या होगा? एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होगी। पार्टिकल्स में बच्चों बातें नहीं करें प्लीज। उसके सॉलिड स्टेट के पार्टिकल्स की एक अजीब तरीके से वाइब्रेशन होगी और वो वाइब्रेशन से क्या होगा? एक साउंड प्रोड्यूस होगी जिसको हम क्या बोलेंगे? रिंगिंग साउंड बोलेंगे। एंड यू नो उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? सोनोरस। क्या जनाब? सोनोरस का क्या लिखे जी? बैके में लिखे जी? हाँ, बस 3 और प्रॉपर्टीज लिखकर सोनोरस। सोनोरस क्या क्या? प्रोड्यूसेस रिंगिंग साउंड when what? When struck. Produces a ringing sound. Metals produce a ringing sound when struck. ये किसका मतलब है जी? सोनोरस का। बस एक लाइन मैंने लिखवानी है कि मेटल्स आर सोनोरस। मेटल्स आर सोनोरस का मतलब क्या है? They produce a ringing sound. They produce a ringing sound when what happens? When they are struck with क्या? When they are struck with a metal, with another metal. Okay. एक लफ्ज है इलस्ट्रस। इलस्ट्रस क्या होता है? चमकते हैं, गोल्ड चमकता है, कॉपर चमकता है, सिल्वर चमकता है, जितने भी मेटल्स हैं, थोड़े से अगर आप उसको पॉलिश कर दें तो उनमें बहुत ज्यादा अच्छी किस्म की एक शाइन डेवलप होती है। तो आई बिलीव इलस्ट्रस का मतलब क्या है? शाइनी, शाइनी सरफेसेस होते हैं इनके। ठीक है। और इनसॉल्युबल का क्या सीन है? पानी में डिसॉल्व नहीं होते। इनसॉल्युबल इन व्हाट? इनसॉल्युबल इन वाटर। डिसॉल्व नहीं होते। इनसॉल्युबल मतलब डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, रादर रिएक्ट विद वाटर। हाँ, रिएक्शन तो मैंने भी स्टार्ट नहीं किए कि मैं आपको रिएक्शन पढ़ाऊं, लेकिन आप सॉल्युबिलिटी की बात करेंगे तो इनसॉल्युबल का मतलब क्या है? दे डू नॉट डिसॉल्व in water, rather what? Rather react with water. हाँ, अब इनका रिएक्शन विद वाटर क्या है? आई एम सो सॉरी, यहाँ पे मेरा चैप्टर खत्म हो रहा है। रिएक्शन की बात कब होगी? कल नहीं बेटा, वो रिएक्शन का जब चैप्टर स्टार्ट होगा, कल नहीं। ठीक है, they do not dissolve in water, rather react with water. ये जो रिएक्ट विद वाटर वाली बात है, इसको अंडरलाइन करके लिख देनी स्टडी लेटर। या आपने पिछले पेज पर जो आपका लास्ट लेक्चर का पेज था, जहां पे आपकी मेटल्स की प्रॉपर्टीज चल रही थी, जिसमें मैंने बाकी सारी प्रॉपर्टीज तो बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन की थी। कौन कौन सी वाली? सॉलिड होने वाली, हाई मेल्टिंग पॉइंट होने वाली, गुड कंडक्टर होने वाली, डक्टाइल एंड मेलिएबल वाली। लेकिन अभी क्या हो रहा है? ये 3 प्रॉपर्टीज मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। इनका मैं जस्ट आपको क्या बताना चाहता हूं? नाम बताना चाहता हूं कि मेटल्स आर सोनोरस, मेटल्स आर इलस्ट्रस, मेटल्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। इसमें आपको अगर किसी को परेशानी है तो सीधे सीधे फैक्ट्स हैं। हाँ सर जी, हमने भी मेटल्स को टर्न करते हुए देखा है,
हाँ, हम हिंदू तो नहीं है, हम मंदिरों में तो नहीं जाते हैं कि वहां पे हम सुबह दोपहर शाम टन टन, वो उनका एक ही काम है मंदिरों में जाके टन टन करना, ठीक है। लेकिन हाँ, हमें मालूम है कि अगर हम किसी, वैसे एक और होता है, ये जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में वो लगी होती है एक, वो क्या बोलते हैं, उनका बेल कैसी है, तो वो जो उनका एक लटका होता है उसको वो हैमर मारते हैं हर घंटे बाद, तो वो एक आवाज सी प्रोड्यूस होती है। खैर बहरहाल जो भी है, मैं उम्मीद करता हूँ इस लफ्ज में किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लफ्ज है, रटा मारना है। इलस्ट्रस जो उसका लस्टर है, जो उसका शाइन है, गोल्ड भी शाइनी है, कॉपर भी शाइनी है, एल्यूमिनियम भी शाइनी है, जितने भी मेटल्स हैं जनरली उनकी प्रॉपर्टी क्या है कि वो क्या होते हैं, वो शाइनी होते हैं। हाँ, उनको डल करने के लिए कुछ ना कुछ काम किया जाता होगा, मैं नहीं पढ़ा रहा। इनसॉल्युबल, आपने देखा है कि लोहे को पानी में रख दें तो लोहा पानी में डिसॉल्व तो नहीं होता, लेकिन हाँ, लोहा पानी के साथ समटाइम्स रिएक्ट कर जाता है, जिसको कहीं रस्टिंग वस्टिंग कहते हैं। बहरहाल मैंने अभी रिएक्शंस तो नहीं पढ़ाने। लो जी, ये आपकी पुरानी बात होगी पिछले पेज पे। अच्छा बेटा, इधर नहीं लिखना था, इसको पिछले पेज पे लिखना था, पिछला लेक्चर है, पिछले लेक्चर से कनेक्ट करना है, ठीक है। अब जब हम इसको पिछले लेक्चर से कनेक्ट कर लेते हैं, अब मैं कहूंगा बेटा जी मेरी तरफ से क्या कंप्लीट हो चुका है, आपका जो ये एलिमेंट्स का खाता था, एलिमेंट्स का खाता खत्म हो चुका है, ठीक है। मैंने वो बिल्कुल पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट किया था, दूसरा चैप्टर भी हमारा पूरा कंप्लीट हुआ है, तीसरे चैप्टर में हमने एलिमेंट्स वाली बात हमारी पहले लेक्चर से कहीं चल रही है वैसे, क्योंकि पीरियोडिक टेबल हम क्या कर रहे हैं, वो तो हम पहले दिन से खोल के बैठे हुए हैं। एटम्स या एटॉमिक नंबर्स या पीरियोडिक टेबल्स या वो एलिमेंट्स, ये तो हम पहले दिन से पढ़ रहे हैं। उसकी साइंस सारी मुकम्मल हो गई है, किसकी साइंस रह गई है? आई थिंक आज का जो हमारा लेक्चर है वो होना चाहिए किसके बारे में, वो होना चाहिए कंपाउंड्स के बारे में। हेलो जी, यू नो व्हाट, आज का जो हमारा चैप्टर है, जिसको आप चैप्टर नंबर पता नहीं 3 का या 4 का, आई डोंट नो क्या नंबर्स चल रहे हैं, मैं वो क्या समझता हूं, क्या जी, चैप्टर का नाम है कंपाउंड्स एंड बॉन्डिंग। हेलो जी, कंपाउंड्स एंड बॉन्डिंग जी, तो भाई लिखते साथ आगे, कंपाउंड्स एंड बॉन्डिंग। खैर मैं बॉन्डिंग के साथ क्या बात करूंगा क्या नहीं करूंगा वो बात की बात है, लेकिन बुनियादी बात तो मैंने कंपाउंड्स के साथ ही करनी है। लेकिन जब मैं कंपाउंड समझा रहा हूँगा तो मुझे उम्मीद है कि साथ साथ क्या समझाना पड़ेगा, बॉन्डिंग भी समझानी पड़ेगी, तो वो खुद ब खुद ही वो समझ में आती जाएगी। कंपाउंड के साथ अगर हम बात करें तो जनाब साहब, इससे पहले कि मैं कंपाउंड की डेफिनेशन लिखवाऊं, मैं पहले आप में से किसी से एलिमेंट्स की डेफिनेशन सुनना चाहूंगा। एनीवन प्लीज, एलिमेंट्स जी। अ प्योर सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ एटम्स। ओके जनाब साहब, उन्होंने कहा सर एलिमेंट क्या होता है? इट्स अ प्योर सब्सटेंस दैट इज मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ एटम्स। ओके, इसी जुमले को मैं थोड़ा सा चेंज करूंगा अभी। अगर मैं कंपाउंड की मिसाल देता हूं, कंपाउंड के केस में क्या बोलूं? सबसे पहला जुमला क्या बोलूं? अ प्योर सब्सटेंस बोलूं या एन इम्प्योर सब्सटेंस बोलूं? इम्प्योर सब्सटेंस बोलूं। ओके, वो तो मिक्सचर के लिए नहीं होगा। इम्प्योर सब्सटेंस तो बेटा मैं मिक्सचर के लिए बोलूंगा, मैं कंपाउंड के लिए अभी भी प्योर सब्सटेंस की बात ही करूंगा। ठीक है जनाब साहब। हाँ, आगे आपने क्या बोला? दैट इज मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ एटम्स ओनली। तो आप क्या कहूंगा? अब मैं कहूंगा दैट इज फॉर्म्ड बाय क्या? बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ या तो एटम्स या एलिमेंट्स, या एटम्स या एलिमेंट्स। देखता हूं मैं दो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स बोलूं या दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स बोलूं। तो जो मैं बुनियादी डेफिनेशन लिखवाना चाहता हूं कंपाउंड के बारे में वो क्या है जनाब साहब? ठीक है जी, इट्स अ प्योर सब्सटेंस, a pure substance that is formed by क्या?
by the chemical combination a pure substance that is formed by the chemical combination of क्या, two or more different what जनाब? आप बताएं, मैं कंपाउंड की बात कर रहा हूं ना, तो मुझे टू और मोर डिफरेंट एटम्स बोलना चाहिए या टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स बोलना चाहिए? मैं माइक्रोस्कोपिक बात कर रहा हूं या मैक्रोस्कोपिक बात कर रहा हूं? कंपाउंड एक मैक्रोस्कोपिक वर्ड है, क्या जनाब साहब? उसकी डेफिनेशन के वक्त मैं एटम का लफ्ज इस्तेमाल नहीं करूंगा, उसकी डेफिनेशन के वक्त मैं एलिमेंट्स का लफ्ज इस्तेमाल करूंगा. That is formed by the chemical combination of two or more different what elements. एलोजी. तो ये है बुनियादी तौर पर आपके सामने कंपाउंड की डेफिनेशन. What is it? It's a pure substance that is formed by the chemical combination of two or more different elements. अच्छा, अब इस डेफिनेशन में मेरे पास तीन बातें हैं आपको समझाने के लिए. पहली बात, प्योर सब्सटेंस. ये पहला एक कॉन्सेप्ट समझाना है कि आप इसको प्योर सब्सटेंस क्यों कहते हैं. फॉर्म बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन. ये केमिकल कॉम्बिनेशन क्या चीज होती है, एक ये बात समझानी है. ऑफ क्या, टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स. ये सेम एलिमेंट्स का जिक्र क्यों नहीं हुआ, यहां पे टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स का जिक्र क्यों हुआ है? तो अगर आप गौर करें तो इस डेफिनेशन के अंदर मैं भी बॉन्डिंग के बारे में कुछ नहीं लिखवाऊंगा, तो कॉलम्स की जरूरत नहीं है. ठीक है बेटा, मैं भी क्या नहीं लिखवा रहा, मैं भी बॉन्डिंग के बारे में कोई कॉन्सेप्ट्स नहीं लिखवा रहा, तो देयर इज नो नीड कि आप इसको कॉलम्स में लिखें. मैं भी कंपाउंड के बारे में कुछ लिखवाना चाहता हूं. तीन बातें हैं जनाब. आप में से एनीवन रेज योर हैंड्स जो इसमें से किसी भी बात का मतलब समझाना चाहता है. कोई चाहे तो प्योर सब्सटेंस का मतलब समझा दे, कोई चाहे तो केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब समझा दे, और अगर कोई चाहे तो किसी भी कंपाउंड में दो या दो से ज्यादा मुख्तलिफ एलिमेंट्स की एग्जांपल के साथ मुझे समझा दें. एनीवन प्लीज रेज योर हैंड्स. ओ भाई क्या हो गया, पहली दफा कंपाउंड सुन रहे हो? हैं? नहीं, किसी को भी नहीं? जी भाई जान, क्या मतलब है प्योर सब्सटेंस का? मिक्सचर ना हो तो क्या हो, कंपाउंड हो. देखें, आपने एलिमेंट को कहा था इट्स अ प्योर सब्सटेंस. क्यों? उसके अंदर वन टाइप ऑफ क्या थे, एटम्स थे. तो इसको प्योर सब्सटेंस क्यों कहूं? इसके अंदर भी वन टाइप ऑफ नहीं, एटम्स नहीं, वन टाइप ऑफ यूनिट्स होंगे. क्या होंगे? वन टाइप ऑफ क्या होंगे भैया? यहां पर भी हाँ, अब वो यूनिट को कहेंगे क्या? उस यूनिट को मॉलिक्यूल कहेंगे. क्या कहेंगे जनाब साहब? उस यूनिट को क्या कहेंगे? एटम तो नहीं कह सकते. वन टाइप ऑफ क्या कहेंगे? मॉलिक्यूल कहेंगे. या देखेंगे कोई और नाम भी उसके लिए निकलता हुआ तो निकाल लेंगे. लेकिन बुनियादी बात यह है कि मैं कंपाउंड को प्योर सब्सटेंस इसलिए कहता हूं कि इट विल बी मेड अप ऑफ क्या, वन टाइप ऑफ क्या, एटम्स नहीं बोल सकता. लेकिन वो जो एक मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं जी कि आप एग्जाम्पल देते हैं हम दो या दो से ज्यादा मुख्तलिफ एलिमेंट्स की, लाइक हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. किसकी? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो मुख्तलिफ एलिमेंट्स हो गए. केमिकल कॉम्बिनेशन, उनका केमिकल रिएक्शन हो गया. केमिकल कॉम्बिनेशन मतलब क्या? केमिकली रिएक्ट कर लेंगे. केमिकली रिएक्ट करके बनाएंगे क्या? वाटर. वाटर का क्या? वाटर के एटम्स बनेंगे, वाटर के आयंस बनेंगे, वाटर के क्या बनेंगे? वाटर के मॉलिक्यूल्स बनेंगे. तो जब सब के सभी उस डब्बे के अंदर क्या होंगे? वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे, तो हम उसको क्या बोलेंगे? इट्स अ प्योर सब्सटेंस. क्यों? इट कंटेन्स ओनली व्हाट? ओनली द वाटर मॉलिक्यूल्स. आपके टेस्टों में एक सवाल भी कहीं आया होगा, लेकिन उसमें सिर्फ क्या था कि सेलेक्ट द एलिमेंट्स ओनली. सेलेक्ट द क्या? लेकिन कहीं ना कहीं एग्जांपल्स में कंपाउंड्स की ड्राइंग थी, कहीं मिक्सचर की ड्राइंग थी. ये मिक्सचर की ड्राइंग में और कंपाउंड की ड्राइंग में फर्क क्या था? अगर आप याद करें तो कंपाउंड की ड्राइंग में एक ही किस्म के यूनिट्स बार बार रिपीट हो रहे थे, लेकिन मिक्सचर में क्या हो रहा था? डिफरेंट यूनिट्स रैंडमली मिक्स हुए हुए थे. बहरहाल जब मैं इसको भी आगे पढ़ाऊंगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात जरूर समझ आ जाएगी. फिल वक्त
मैं इन 3 बातों के साथ क्या लिखवाना चाहता हूं? जो पहला कॉन्सेप्ट है, पहला कॉन्सेप्ट क्या है कि कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस। क्यों बोलते हैं प्योर सब्सटेंस? बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ क्या? वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। ये लिखो, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स। अब वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स कौन से पार्टिकल्स? उन पार्टिकल्स को आप यूनिट्स कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? समटाइम्स वो उन वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स को क्या कहता है? यूनिट्स, या फिर उनको क्या कहता है? मॉलिक्यूल्स। क्या कहता है जी? वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स को अंडरलाइन करिए। वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स मतलब या तो मॉलिक्यूल्स, ये एक लफ्ज है, वैसे तो एडवांस लेवल का है, लेकिन मैं लिख देता हूं फॉर्मूला यूनिट्स, ये बल्कि सिंपल लिखे यूनिट्स। वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स मतलब वन टाइप ऑफ यूनिट्स, वन टाइप ऑफ यूनिट्स या वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो अगर वाटर की बात होगी तो वाटर विल बी मेड अप ऑफ वाटर के मॉलिक्यूल्स। अगर सॉल्ट की बात होगी, सॉल्ट विल बी मेड अप ऑफ सॉल्ट के यूनिट्स। अब वो क्या उसका यूनिट है क्या नहीं है, ये तो मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि वन टाइप ऑफ पार्टिकल का मतलब क्या है, इन दिस केस वन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब क्या है, इन दिस केस वन टाइप ऑफ यूनिट का मतलब क्या है। यही तो मेरा अगला टॉपिक होगा। खैर, इससे पहले कि मैं उसको समझाना स्टार्ट करूं, मैं यहां से दूसरी बात समझाता हूं। व्हाट इज मेंट बाय केमिकल कॉम्बिनेशन? केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? कोई केमिकल रिएक्शन, एक प्रॉपर जस्ट मिक्स नहीं करना, दो या दो से ज्यादा जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं वो क्या करेंगे? आपस में केमिकली कंबाइन करने का मतलब क्या है? कंपाउंड इज फॉर्म्ड बाय द केमिकल रिएक्शन बिटवीन। क्या केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है? कोई केमिकल बॉन्डिंग होगी बिटवीन द पार्टिकल्स जो उसको होल्ड करके रखेंगे। लेकिन आप बॉन्डिंग की बात हम बाद में करेंगे। फिल वक्त मैं इतना बता देता हूं कि एलिमेंट्स, बल्कि एक सेकेंड, केमिकल कॉम्बिनेशन मींस केमिकल कॉम्बिनेशन मींस क्या जी? इट मींस केमिकल रिएक्शन। इट मींस क्या जनाब? इट मींस केमिकल रिएक्शन। तो लो जी, अब अगली बात क्या समझानी है? केमिकल रिएक्शन भी समझाना पड़ेगा। तो आपका जो भी ये चैप्टर खुलने वाला है ये बहुत ज्यादा मतलब अपने हमारी पूरी केमिस्ट्री को भी है यहां से आगे खोल दिया जाएगा। तीसरी बात की तरफ चलते हैं। तीसरी बात क्या लिखी हुई है? टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स। चूंकि अगर वो सिमिलर एलिमेंट्स हुए तो आपस क्या हो जाएगा? सब सेम एलिमेंट्स हुए तो एलिमेंट ही होगा। कंपाउंड बनने के लिए डिफरेंट एलिमेंट्स का होना जरूरी है। ठीक है, टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स का होना जरूरी है। हाँ, एक मेटल हो सकता है, दूसरा नॉन मेटल हो सकता है। अगर पहला भी नॉन मेटल है और दूसरा भी नॉन मेटल है तो उन दोनों का डिफरेंट होना तो बहुत ही जरूरी है। क्योंकि अगर सेम हुआ मतलब हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आपस में जुड़ गए तो हाइड्रोजन ही बनेगी। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन जुड़ गए तो ऑक्सीजन ही बनेगी। नाइट्रोजन और नाइट्रोजन जुड़ गए तो नाइट्रोजन ही बनेगी। और आपको पता है नाइट्रोजन और नाइट्रोजन जुड़कर नाइट्रोजन के डायटोमिक मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो क्या उसको आपने कंपाउंड कहा है? आपने N2 को भी क्या कहा है? नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल्स को एलिमेंट ही कहा है ना। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के एटम्स जुड़ जाएं H2 बनता है। तो वो हाइड्रोजन कंपाउंड होता है कि एलिमेंट होता है? एलिमेंट ही है। तो कहने का मतलब ये है। लेकिन हाँ, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जुड़ जाएं तो आप क्या कहते हैं? सर जी, नाउ द सब्सटेंस फॉर्म्ड इज वाटर एंड वाटर इज क्या? इट्स अ कंपाउंड। सोडियम एंड क्लोरीन जुड़ जाएं तो आप क्या कहते हैं? सर जी, नाउ दिस वुड बी अ कंपाउंड दैट इज सोडियम क्लोराइड। तो कहने का मतलब यह है कंपाउंड के लिए टू और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स का होना जरूरी है ताकि एक आधा एलिमेंट लूज कर रहा हो। खैर बहरहाल क्या जरूरी है क्या नहीं हो तो बात की बात है।
फिल वक्त इतना लिख दीजिए, एलिमेंट्स मस्ट बी डिफरेंट, एलिमेंट्स रिएक्टिंग या एलिमेंट्स कंबाइनिंग, डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड। सिंपल लिखिए जी, डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन या रिएक्ट, कंबाइन या रिएक्ट क्या करने के लिए? टू फॉर्म अ कंपाउंड। अभी तो मैंने अंग्रेजी लिखी है, लेकिन हाँ अब मैं यहां से आगे जब नेक्स्ट लेक्चर में इसकी एग्जांपल्स देना स्टार्ट करूंगा तो मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको प्योर सब्सटेंस का मतलब भी मजीद एक्सप्लेन करूं, आपको केमिकल रिएक्शन का मतलब भी एक्सप्लेन करूं, आपको दो डिफरेंट एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन भी एक्सप्लेन करूं। एंड यू नो जो भी मैंने यहाँ पे अल्फाज लिखे हैं इन लफ्जों को हम कल के लेक्चर में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो बराए मेहरबानी क्या करिएगा, कल ये देखेंगे, कल यहीं से आगे चलेंगे जनाब साहब।